आज हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। कल ही हमने आप लोगों को कह दिया था। अर्थशास्त्र में अध्याय 3 इकाई 3 है, मुद्रा, बचत एवं साख। कल या परसों गणित के दौरान मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से कहा गया था कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, व्यवसायिक शिक्षा को समावेशित किया जा रहा है और मैथ के चैप्टर से गायब हो गए। वही चैप्टर इसमें कुछ उसका अंश इसमें है, ठीक ना। इसमें हम लोग 3 चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुद्रा, मुद्रा क्या है, उसके बाद बचत, बचत क्या है और साख क्या है। मन में प्रश्न तो जरूर उठ रहा है, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास इस चैप्टर में हम लोग करेंगे और इसके साथ इस पर कुछ बेहतरीन अनुभव भी प्राप्त करने का कोशिश किया जाएगा। जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जो आए दिन हमारे जीवन में इसका उपयोग होना है। मुद्रा जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, एक बिना जीवन सब जो है कि आगे बढ़ने वाला है नहीं। बचत भी जीवन के लिए जरूरी है और साख सुन करके तभी नया चीज लग रहा है तू लोग के कि साख है क्या ना। एक के अगर कहबो करें तो न समझ में आएगा कि जीवन से जुड़ल है कि नहीं। अच्छा, साख का मतलब कुछ नहीं जानता है कि साख माने होता है कि ना। साख कभी शब्द सुन लो नहीं है, सुन ले ना। साख कहाँ के लिए सुन ले? शाखा नहीं, साख की बात मैं कर रहा हूँ। बैग में सुन ले होगा, सही कह रहे हैं। नहीं, साख की मैं बात कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं तो कभी कभी कोई कहता है, कोनो जब जिद वाली बात आ जाती है तो आदमी कहता है कि साख बचाने की कोशिश। साख, यहां पर साख का अर्थ प्रतिष्ठा, साख इज्जत, लेकिन यहां कुछ और हो जाएगा। तो हम चर्चा करते हैं इन 3 चीजों पर इस चैप्टर में, इस पूरे अध्याय में इन 3 चीजों पर हम लोगों का चर्चा होगा। हमारे अध्ययन का मूल केंद्र बिंदु यही 3 चीजें होगी। आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में का जानने का प्रयास करेंगे। आज के युग में मुद्रा की भूमिका तो काफी बढ़ गई है, इसमें तो शक असंदेह है नहीं, लेस मात्र का भी संदेह नहीं है कि आज के जीवन में मुद्रा का महत्व कितना बढ़ गया है। आम बोलचाल की भाषा में आम तौर पर मुद्रा का मतलब रुपया पैसा होता है। अब आप जानते हैं कि हमारे जीवन का कितना इंपॉर्टेंट रुपया पैसा हो गया है ना। लगता है कि बिना पानी बिना हवा के जीवन शायद रह जाए, लेकिन बिना रुपया पैसा के जीवन है कि ना। रुपया पैसा से सब कुछ असंभव हो गया है। रुपया पैसा के बल पर हवा खरीदा जा सकता है, नहीं खरीदा जा रहा है। तो हवा से मतलब है, ऑक्सीजन में से मतलब है। आज का समस्त आर्थिक ढांचा मुद्रा पर ही निर्भर हो गया है। जितना भी हमारा आर्थिक क्रियाकलाप है, जितना भी आर्थिक ढांचा है, 100% एकदम जाकर के मुद्रे पर निर्भर है। मुद्रा को हटा देने पर संभवतः आर्थिक व्यवस्था एकदम लड़खड़ा सकती है। वर्तमान युग में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि से संबंधित क्रिया मुद्रा के द्वारा ही प्रभावित होती है। इससे पहले विदाउट मुद्रा के भी काम चलता था। ऐसा नहीं है कि बिना मुद्रा के जीवन संभव नहीं था। हम लोग पढ़े होंगे कि इससे पहले प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली थी जिसमें मुद्रा का कोनो भूमिका नहीं था। लेकिन आज मुद्रा ने ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया है कि आज के बच्चों को अगर बताया जाए कि मुद्रा के बिना, तो लगेगा कि जीवन संभव नहीं। इस तरह मुद्रा हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। आधुनिक समाज को मुद्रा से अनेक लाभ प्राप्त है और इस कारण मुद्रा की उपयोगिता बहुत अधिक है।
मार्शल ने ठीक ही कहा है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही। प्रोफेसर मार्शल मुद्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रोफेसर मार्शल का कहना है, प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा के बारे में, मुद्रा के महत्व को, कि वर्तमान समय में मुद्रा का महत्व क्या है, इस चीज को निरूपित करने के लिए उन्होंने कहा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को, प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए क्या बताया कि आज जो आधुनिक युग में जो प्रगति हुआ है, जो विकास हुआ है, इसका 100% क्रेडिट किसको जाता है? मुद्रा को। ट्रेस्कॉट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह है अवश्य है। ट्रेस्कॉट ने क्या किया? अब देखो दूसरे एक ट्रेस्कॉट, इन्होंने मुद्रा के बारे में क्या कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का, इन्होंने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो, हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह आवश्यक, अवश्य। ट्रेस्कॉट के अनुसार उन्होंने मुद्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अगर ये हृदय नहीं है, मुद्रा अगर हृदय नहीं है तो खून, रक्त प्रवाह जरूर है। इसके बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह से आज हमारी अर्थव्यवस्था जीवित नहीं रह सकती। अगर हृदय नहीं है तो उसका रक्त संचार ही जरूर है। इस तरह मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति मानी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के सारांश के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? जीवन शक्ति। क्या है? जीवन शक्ति है। आधुनिक युग में बचत एवं साख का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और एक बाद मुद्रा पर इतना भाषण हो गया, दो चीज की यो जान ले कि एक बाद बचत और साख का भी बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मुद्रा का इतिहास। शुरुआत मुद्रा से करते हैं। मुद्रा को समझ लेने के बाद जब मुद्रा पर हमारी समझ हो जाएगी तब हम आगे बढ़ेंगे और तब बचत को समझेंगे। और मुद्रा के बाद बचत ही समझा जा सकता है। मुद्रा से पहले बचत बढ़िया से समझ में भी नहीं आएगा और तब जाकर साख को समझा जाएगा। तो पहले आज हम शुरू करते हैं मुद्रा, ठीक ना। और मुद्रा को जानने के लिए पहले मुद्रा के इतिहास शुरू करते हैं, कहां से इसकी शुरुआत होती है। तो अभी हमारा टॉपिक होगा मुद्रा का इतिहास। मुद्रा का इतिहास। आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में मुद्रा का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में देखा जाए तो मुद्रा का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यही कारण है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुद्रा को रीढ़ मान लिया जाता है। जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसका रीढ़ मुद्रा है। रीढ़ का मतलब समझ रहे हो ना? शरीर में अगर रीढ़ न रहे तो शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा। अभी देख लो ये लोग के कमजोर है तो कैसे उठन के बैठा,
सपोर्ट की जरूरत पड़ रहा है। आप सोचो कि रहबे नहीं करेगा। तो अब तो एक के समझाना नहीं पड़ेगा कि शरीर में रीढ़ का क्या महत्व है। तो उसी तरह अर्थव्यवस्था में रीढ़ का काम क्या करता है, यानी शरीर को सीधा खड़ा करने का, सीधा रखने का काम जिस तरह से रीढ़ का है, अर्थव्यवस्था को संभालने की है मुद्रा। सच पूछा जाए तो मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जा सकता है। और अगर वास्तविकता के तौर पर देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मुद्रा का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास है, या मानव सभ्यता का इतिहास ही मुद्रा का इतिहास है। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप के उत्पादन से कर लिया करता था। कई बार ये बात हमने बताया है कि प्रारंभ में देखा जाए, जब मानव प्रारंभिक अवस्था में था, उस समय मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, बहुत कम थी। और इन कम आवश्यकताओं और सीमित आवश्यकताओं के कारण वह अपने उत्पादों पर संतुष्ट रहता था, अपने उत्पादों पर ही निर्भर रहता था, उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्रारंभिक मानव का जीवन इसीलिए थोड़ा सरल और आसान था। लेकिन लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ ही उनकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि होने लगी। अब जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ना शुरू हुआ, प्रारंभिक अवस्था के बाद धीरे 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 जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही न रहा है। तो जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, जनसंख्या के साथ साथ आवश्यकता भी बढ़ने लगी। और जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ना शुरू हुआ, तब जो अपने उत्पाद पर निर्भर था, उससे उसे और कुछ की जरूरत पड़ने लगी। अब वो केवल अपने उत्पादों से संतुष्ट नहीं रह सका। अब कह रहा है कि अब स्वयं के उत्पादन से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होने में कठिनाई महसूस होने लगी। अब वे आपस में एक दूसरे द्वारा उत्पादित हुई चीजों अथवा वस्तुओं के आदान प्रदान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना शुरू कर दिया। अब अपना से काम नहीं चल रहा था, तो अपना से काम नहीं चल रहा था तो थोड़ा बहुत आसपास में लेन देन करके काम चलने लगा। गांव के लोगों को ये चीजें समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, गांव के बच्चे ही सब समझते हैं ना। या गांव से बाहर जो बच्चे पढ़ने के लिए शहरों में जाकर रहते हैं, वो भी इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उनका जीवन भी इसी तरह से चलता है। तो इसमें हम लोगों को लेन देन समझने में दिक्कत नहीं हुई। गांव में आप लोग देखते हैं, केहू के पास कुछ हो गया तो अपना दूसरा मित्र का मदद कर देता है, वो उसको मदद कर दिया, इस तरह से लेन देन करके काम चल जाता है। चूंकि आज आवश्यकताएं बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आज इतने से काम चल नहीं रहा है। लेकिन उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो लोगों को अपनी ज़रूरतें अपने उत्पादों से पूरा नहीं हुआ, तो अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करने लगे, अपने आसपास से लेन देन करके चलाने लगे। अब ये लेन देन कैसे होता था? ये वस्तु से वस्तु की लेन देन होती थी। आज भी गांवों में वस्तु से वस्तु की लेन देन देखे होगा। सब्जी बेचने के लिए या अमरूद, बैर, शकरकंद, कुछ कुछ बेचने के लिए, जामुन उमुन नहीं बेचने आता है लोग। हम वहाँ पे नहीं आता होगा, आता है ना, तोरा घर देने नहीं जाता। चलो देखो, तो देखेंगे वो लोग क्या करता है। और भी थोड़ी बहुत नमक उमक भी लोग बेच रहा है, तो आपसे प्याज व्याज लेके आता है, आपसे कुछ ले लेगा, आपको उसके बदले में कुछ दे देगा, जैसे चावल से, धान से, गेहूं से। तो वस्तु से वस्तु का हेरा फेरी हो जा रहा है कि ना।
तो इस तरह से हो जाता था। अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन अगर आज वर्तमान समय की बात करें तो आज हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना है। अब अभी हम लोग देखें, हम लोगों की टोटल आवश्यकता में अनाज अपने से उत्पादन हो रहा है, बाकी सब के लिए हम दूसरे पर निर्भर है। अनाजों उत्पादन के लिए दूसरा पर निर्भर है कि ना। तो आज 90% कह दिया जाए तो 90% के लिए हम दूसरे पर निर्भर है कि ना। तो आज जीवन में हम ज्यादा से ज्यादा दूसरे पर निर्भर है। आज प्रायः प्रत्येक मनुष्य किसी एक कार्य में ही अपना समय लगाता है, और इसके लिए क्या है कि वो अपना ज्यादातर समय एक काम में लगाता है। जैसे कोई बाहर कमा रहा है तो ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है कमाने में, बाकी अब जो चीजें होगी खरीद के खा लेंगे। अभी नहीं कि वो बाहर कमा रहा है फिर छोड़ के आया खेती कर रहा है, फिर छोड़ के गया बाहर कमा रहा है, सब काम वो नहीं कर रहा है। अब जो घर पे खेती कर रहा है वो खेती कर रहा है, वो बाहर नहीं गया, खेतों के उत्पादन को ही बेच करके पैसा। तो इस तरह से आज के मनुष्य ज्यादा से ज्यादा समय अपना एक ही कार्य में लगा रहे हैं, और इस प्रकार इन्हीं कारणों से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज विनिमय का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ गया है। विनिमय का मतलब लेन देन। आज लेन देन का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। विनिमय के स्वरूप, तो विनिमय के दो स्वरूप हैं, ठीक ना। विनिमय की बात जो आ गई, तो विनिमय का मतलब समझा कि ना, अभी तक इतना बताएं था। जब हम लेन देन करने लगते हैं, जो ना हमनी के आसान भाषा में लेन देन कहते हैं, अर्थव्यवस्था की भाषा में इसी को हम लोग विनिमय कहते हैं। और विनिमय के स्वरूप कितने हैं? दो। विनिमय का दो स्वरूप है। विनिमय के दो स्वरूप है। विनिमय के कितने स्वरूप हैं? दो। एक हो गया वस्तु विनिमय, और दूसरा मौद्रिक विनिमय। मौद्रिक विनिमय। अब ये समझना होगा कि वस्तु विनिमय और मौद्रिक विनिमय क्या है। ऐसे तो विनिमय यानी लेन देन का जो बताया मैंने कि दो रूप होता है। एक वो वस्तु विनिमय, एक रूप है उसका वस्तु विनिमय, और दूसरा रूप है मौद्रिक विनिमय। सबसे पहले हम लोग वस्तु विनिमय को समझते हैं, वस्तु विनिमय पर चर्चा करते हैं। और क्योंकि वस्तु विनिमय को बढ़िया से जान लेंगे तभी जान पाएंगे कि हमें क्यों मौद्रिक विनिमय की जरूरत पड़ी और मौद्रिक विनिमय का विकास क्यों हुआ। इसको जानने के लिए मौद्रिक विनिमय को वस्तु विनिमय को समझना बहुत जरूरी है। पहले हम समझेंगे कि वस्तु विनिमय क्या है, और इसके समझने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कतें थी, क्या कठिनाइयां थी, जिसके समाधान के लिए मौद्रिक विनिमय को अपनाना पड़ा। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, वस्तुओं की लेन देन एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु की जाती है। अभी उदाहरण के लिए बता लेते हैं कि आज भी हमारे ग्रामीण सभ्यता में हम देखते हैं, गांवों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां और कुछ चुनिंदा फल वगैरह लेकर के लोग गांवों में आते हैं और वो हमें वस्तु लेकर के देते हैं। यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। वस्तु से वस्तु लेने की प्रक्रिया वस्तु विनिमय प्रणाली है। अब चूंकि सारे चीजों का विनिमय हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़े बहुत चीजों का भी विनिमय तो हो रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आ जाएगी
कि ऐसे ही पहले सब कुछ के लिए होता था। आज जो थोड़ी बहुत हमारी सभ्यता में रह गई है वो पहले यही है, ये था सारे काम। अब किसी को मजदूरी भी देना है तो वस्तु देना होता था। अब देखो नहीं समझ में आती है कि वो कैसे दिया जाता था। आज भी है, जैसे आप देखते होंगे धान या गेहूं की कटनी होती है तो उसमें वस्तुएं दिया जाता है मजदूरी के रूप में ना। गेहूं काट दिया तो गेहूं का बोझा दे दिया जाएगा, धान काट दिया धान का बोझा दे दिया जाता है। तो पहले सारे कामों में मजदूरी भी वस्तुएं दी जाती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में यानी एक नहीं कि खाली लेन देन में वस्तु चलेगा, कि वस्तु से वस्तु की लेन देन हुआ तो वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी मजदूरी यानी किसी भी कार्य के लिए वस्तुएं का प्रयोग होगा। मजदूरी भी तो लेने देन न हुआ जी, वो हमको परिश्रम दिया बदले में हम उसको वस्तु दे दी, ये भी तो लेने देन की प्रक्रिया। इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो मेहनत मजदूरी भी वस्तु के रूप में मिलता था, वेतन भी वस्तु के रूप में मिलता था। मजदूरी या वेतन दो है, एक ही चीज है। अर्थव्यवस्था में थोड़ा एक डिफाइन करके हम लोग अलग अलग कैले हैं। या किसी वस्तु की लेन देन करनी हो तो वो भी वस्तु से ही की जाती थी। तो इसी प्रक्रिया को उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। अब उदाहरण के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया तो उदाहरण तो समझ में आ गया होगा कि अलग से उदाहरण बताना पड़ेगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इस विनिमय प्रणाली में लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब मन में प्रश्न बन रहा होगा कि सर जी का ऐसा दिक्कत था कि कठिनाई होता था। अब जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को चावल की जरूरत थी, अब मजदूरी में उसको गेहूं मिल, तो कह लिए कठिनाई है ना है, उसको चाहिए चावल, अब मिला उसको मजदूरी में गेहूं। अच्छा दूसरे बात, अब मान करके चलो वो पहले ही तय करेगा भाई वो चावल की जरूरत है, आज अब काम करवाने वाला के पास गेहूं है, तब एकरा खोजना है कि हमारा कौन ऐसा मजदूर मिल जाए जरा गेहूं के काम, और उस मजदूर को भी ऐसे मालिक खोजना पड़ेगा कि जरा काम के बदले में चावल देना, तब तो बात बनेगी। तो ये दिक्कत हुआ कि ना हुआ। एकरा साथे ये भी हुआ कि मान लो अब कोई कुंभकार है और उसको घड़ा देना है, ठीक ना, उसको घड़ा देना है और उसको काम करवाना है, ठीक। दिन भर के काम के लिए 1.5 घड़ा होता है, मान करके चलो। हाँ 2 दिन के काम के लिए 3 घड़ा हुआ। अब बुझा गया, 2 दिन के काम के लिए 3 घड़ा, लेकिन ओकर काम एक ही दिन में फरिया जाता है, तब ओकरा कितना देना है, अब कैसे देगा। अब 1.5 घड़ा अगर वो देगा तो कैसे देगा, 1.5 कहाएगा। जैसे अभी देखो अभी इसने कहा एगो बड़ एगो छोट, तोरा घरे आदमी काउंटिंग होने लगेगा तो जो छोटहन है ओकरा का आधा गिनेगी, कोई को भाई बहन तो 4 कहेंगे कि 2.5 कहेंगे। अब छोटे छोटे वगैरह का अधवा ओकरों से छोटा है तो वगैरह के क्वार्टर गिन दो ना, 1/4 ऐसे गिनती हो। कभी कोई के बतैले कि 2.25 आदमी है, 2.25 भाई है ना, ये हो गया पूरा, एगो और मान लेते हैं पूरा, एगो ओकरा ले छोट हुआ वो आधा, और सबसे छोटका हो गया क्वार्टर, 1/4, तो सब मिला के हुआ 2.25। तो ये कहेगा कि हम 2.25 भाई बहन हैं, एक ही गिनाएगा। तो फिर घड़ा छोटा हो या बड़ा हुए वो गिनाएगा ना, आधवा कैसे गिनाएगा।
आधावा तब गिनाएगा, उसको तोड़ दो तो उसका यूज फिर रह जाएगा। कभी कौन चीज खरीदे गई, लोटा गिलास कभी तुर के खरीदे है? तोरा घर है कि ना? कब फिर कैसे तू लोग कल्पना कर लेते हो? जो चीजें नहीं देखा उसका कल्पना क्या करते हो? बात समझ में आ गई? इसके अलावा अब मान लो किसी को बकरी दे करके, हाँ, गेहूं खरीदना है। आप मान लो जरा भी गेहूं देना है, बेचना है, ओकरा भी मान करके चलो 2 पसेरी गेहूं देना है। 2 पसेरी गेहूं में उसका आधा बकरी हो रहा है। अब बताओ कैसे देगा? तो ये बकरी आधा लेके करेगा क्या? वो खाने के लिए बकरी थोड़ा ही करा लेना था। सब कुछ खा रहे वो, जो लाओगे सब कुछ खाइए जाओगे। कैसन कैसन कल्पना तू लोग कर लेता है, हमारा कभी कभी सोचने लगे। अब ये बकरी के जगह गाय भैंस का ले जाते तो क्या करता? इसीलिए कल्पना वैसे नहीं करो जो सही हो। तो हम ये बताने का प्रयास करें कि प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है कि ना, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि ना, समस्या खड़ी हो रही है कि ना, दिक्कत हो रहा है कि ना, और इस दिक्कत का कोई समाधान नहीं है। इस दिक्कत का कोई समाधान नहीं था। तो ऐसे दिक्कतें हमारे वस्तु विनिमय प्रणाली में आए दिन खड़ी हो, ठीक ना? तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में खड़ी होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का अध्ययन हम लोग करेंगे। और सबसे पहला जो कठिनाई होगा वह होगा आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। पहला कठिनाई क्या है? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। संयोग का अभाव ये समझेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या है और इसकी अभाव। अभाव माने जानते हैं कमी, तो कमी तो समझ में आ जाएगा, खाली ये समझ में आ जाए कि आवश्यकता के दोहरा संयोग क्या है। तो आवश्यकता के दोहरा संयोग सबसे पहले ही अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि मान करके चलो कि हमको चावल चाहिए और हमारे पास देने के लिए गेहूं है, ठीक? अब कोई व्यक्ति चावल देने वाला है लेकिन उसको गेहूं नहीं चाहिए, उसको चना चाहिए। तो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे कि जो गेहूं लेकर के चावल दे, तब तो हमारा काम बनेगा। वो व्यक्ति ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो चना दे करके चावल ले ले। अब जरूरी तो नहीं है कि हमें अगर चावल की आवश्यकता है और जिसको चावल देने की जरूरत है उसको गेहूं की जरूरत होगी ना। तो हमारा जब जरूरत पड़ेगा कोनो वस्तु लेने का, तो हमारा भी का देने के लिए है, हमारा वैसा आदमी ढूंढना पड़ेगा। ये करे की आवश्यकता के दोहरा संयोग, दोनों के संयोग मिले के चाहिए ना। दोनों का संयोग मिलना चाहिए कि हमको का देना है तो उसको वही लेना हो, और हमको का लेना है उसको वही देना हो। एक की आवश्यकता के दोहरा संयोग कहा जाता है। तो हमेशा आवश्यकता के दोहरा संयोग के कमी रहेगा, जरूरी नहीं है कि ये संयोग जल्दी मिल जाए। तो पहले का कठिनाई ये होता था कि आवश्यकता के दोहरा संयोग ढूंढना पड़ता था जिसका अभाव होता था। ऐसे में हमारी आवश्यकता, अब आज जैसे है, मान लो अकस्मात हमारे दरवाजे पर कोई आ गया, चाय पिलाना है, घर में चीनी नहीं, तो हमको दिक्कत नहीं होती है। जब तक वो बैठे या पानी पिएंगे
उतना देरी में हम लोग दुकान से चीनी लेके चले आते हैं। लेकिन सोचो वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारे घर से चीनी शॉर्ट थी, वही घड़ी कोई अगर आ गया, अब हमको उनको चाय पिलाना है तो उतना जल्दी आ जाएगा। अब हमारा चीनिया लेने के लिए का देना है, अब गौवा में पता लगाना पड़ेगा कि कोई ऐसा बा कि ना जरा उ लेके चीनी देवे को, तब न मिली। तो गांव में पता लगाते लगाते पता चलेगा कि बेचारे बतिया होती है कि चले गए, है कि ना। दोहरे संजोग का अभाव का समस्या खड़ा हुआ। मार्केट में चले गए हम सामान खरीदने, मार्केट में हम चले गए और मार्केट में जाने के बाद पता चला कि हमारा जौन चीजवा दे के जौन चीजवा लेना वैसा एक आदमी ना मिला, तो हमारा मार्केट से खाली हाथ लौटना पड़ेगा ना। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे पहली कठिनाई आवश्यकता के दोहरे संजोग की। कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की यह प्रमुख कठिनाई थी, यही कठिनाई सबसे प्रमुख कठिनाई है। आवश्यकता के दोहरे संजोग का मतलब है कि एक की जरूरत दूसरे से मेल खाए, लेकिन ऐसा कभी संजोग ही होता था। उस संभव भी है कैसे जब भी हुई तब संजोगे से हुई कि हमारा जौन देवे के बाद जौन लेवे के बाद मिल जा सकता है कि ना। तो ऐसी स्थिति में विनिमय में कठिनाई होने लगती है। कठिनाई होगी कि ना, लेन देन में कठिनाई होगी जब तक संजोग नहीं मिलेगा। आवश्यकता के दोहरे संजोग के अभाव को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसे उदाहरण हमने दे करके बताइबो किया, जो खूब बढ़िया ले समझ गया होगा, फिर भी किताब में एक उदाहरण दिया है। देखिए इसका क्या उदाहरण है। कह रहा है कि लेफ्टिनेंट कैमरून अफ्रीका में एक नदी पार करना चाहता था, ठीक ना। नाविक नदी पार करने के लिए हाथी दांत मांगता था, जो उसके पास नहीं था। अब नाविक नदी पार कराने के लिए तैयार था। जाओगे आज भी तो नदियों को पार करने के लिए नाविक लोग रहता है, जैसे गाड़ी का बिजनेस है उसी नाव का भी बिजनेस होता है, तो वहां लोग रहता है। तो वहां जो नाविक था वो नदी पार कराने के लिए क्या मांग रहा था, हाथी का दांत। अब उसको चाहिए भाई हाथी के दांत, तब वो नदी पार कराएगा। कोरोमन को नदी पार करना था, लेकिन उनके पास हाथी के दांत नहीं था, ठीक ना। कैमरून को पता लगा कि एक दूसरे व्यक्ति के पास हाथी दांत है जो उसके बदले में कपड़ा चाहता है। तब इनको पता चला कि एक आदमी है जेकरा के पास हाथी के दांत है, और वो हाथी के दांत देगा लेकिन बदला में कपड़ा लेगा। लेकिन कैमरून के पास कपड़ा भी नहीं था। कुछ समय बाद कैमरून को पता चला कि तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा है और इसके बदले वह तार चाहता है। सौभाग्य से कैमरून के पास तार था, तो इन्होंने अब समझ लो तार दिया, उससे कपड़ा लिया, ठीक ना। उसने तार देकर कपड़ा लिया और फिर कपड़ा देकर हाथी का दांत लिया तथा हाथी का दांत देकर नदी पार किया। इस तरह दोहरे संजोग के अभाव में उसका बहुत समय बर्बाद हो गया। नहीं हुआ। अब इतना करने में इन्हें को वैसे बगल में खड़ा था सर, उसको ढूंढना पड़ा नहीं सब्जी। तो ऐसे में बहुत भारी नुकसान और बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब मान लो ये तो उनको जाना था अपना कहीं और इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। हो सकता है कि उस नदी को पार करके उनको अपने नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना होता, तो इंटरव्यू टाइम पर दिया जाता है या एग्जाम देने जाना होता, तो इंटरव्यू और एग्जाम छूट जाता कि नहीं। तो जो आवश्यकता के दोहरा संजोग का अभाव है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई थी,
चलो आज रहने देते हैं, क्या है कि समय थोड़ा ऐसी लग रहा है आज।